साइंसदानों को कैसे पता चला कि ज़मीन अंदर से कैसी है, जबकि ज़मीन में आज तक कोई भी नहीं जा सका? ज़लज़ले क्यों आते हैं? इसकी थ्योरी ज़मीन को जानने में हमें कैसे मदद करती है? क्या हमारी ज़मीन भी एक बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आज की इसी वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आयशा अमीन और आज हम जियोग्राफी के चैप्टर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जियोग्राफी की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ज़मीन की 3 लेयर्स को डिटेल में पढ़ेंगे और टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे रॉक्स क्या होती हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं और रॉक्स को कैसे रॉक साइकिल के प्रोसेस से गुजारा जाता है, रॉक्स का क्या इस्तेमाल है और पाकिस्तान में कौन कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर इनका क्या रोल है। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि मॉडर्न कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि जियोग्राफी के अंदर यूज़ होती हैं इसको स्टडी करने के लिए। जियोग्राफी, the word geography, it is a combination of 2 words, geo and graphy. Geo means earth and graphy means description of earth. तो स्टूडेंट्स, जियोग्राफी असल में 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, जियो एंड ग्राफी। ठीक है, जियो का मतलब है ज़मीन और ग्राफी का मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, मतलब कि ज़मीन के बारे में एक्सप्लेन करना। इन एडिशन टू दैट द स्टडी ऑफ ओवरऑल सराउंडिंग्स ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड जियोग्राफी। इसके अलावा एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करें जियोग्राफी को तो वो इस तरह से है कि ये भी दो इसमें आ जाती हैं फैक्टर्स। एक है ह्यूमन इन्वायरमेंट और दूसरा है फिजिकल सराउंडिंग्स, मतलब कि ह्यूमन इन्वायरमेंट का फिजिकल सराउंडिंग्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, या हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल सराउंडिंग है वो उसका ह्यूमन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, इसको जब हम स्टडी करते हैं इसको बोलते हैं जियोग्राफी। अब हमारे पास फिजिकल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, फिजिकल सराउंडिंग्स कौन सी हैं, तो इसमें हमारे पास देखें ज़रा, यहाँ पर रिवर्स आ जाते हैं, प्लेन्स हैं, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसी तरह से डेजर्ट हैं, माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर फिजिकल सराउंडिंग्स बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मॉडर्न जियोग्राफी, द अर्थ एज द होम ऑफ मैन। It attempts to find out the relationship between man and his environment. In other words, it studies man's adaptation to environment in which he lives and works. मॉडर्न जो जियोग्राफी की स्टडीज़ हैं उसमें ये कहा जाता है कि अर्थ जो है वो घर है इंसानों का। ठीक है, अब देखें, हम जैसा ज़्यादातर टाइम जो स्पेंड करते हैं वो कहाँ पे स्पेंड करते हैं, अपने घर पे स्पेंड करते हैं ना। तो अब जो हमारी ज़मीन है, हम लोग जब से पैदा हुए हैं हम लोग ज़मीन पे ही रह रहे हैं, ऐसा ही है ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि जब हमारा दिल करा हम जुपिटर चले जाएं, सैटर्न चले जाएं, यूरेनस चले जाएं। ठीक है, तो इसीलिए ज़मीन जो है उसको भी इंसानों का घर कहा गया है। रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं मैन का उसके इन्वायरमेंट के साथ। यही बात अगर आप देखें तो हमने पहले वाली स्लाइड जो थी उसके अंदर भी यही बात की थी कि मैन का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इट स्टडीज द मैन अडोप्टेशन टू इन्वायरमेंट। अब अडोप्टेशन क्या होता है, अडोप्टेशन होता है मुताबिकत रखना। ठीक है, किस अपनी जो एक ह्यूमंस हैं या लिविंग थिंग्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से जो तब्दीलियाँ इन्वायरमेंट में हो रही हैं उसके मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं ना उसमें, तो इसको हम बोलते हैं अडोप्टेशन। तो इंसान भी जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसके मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को ढाल लेते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजारते हैं और काम करते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर अगर जाएं तो वहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, वहाँ पर लोगों का खाना पीना, ठीक है, ग़िज़ा उनकी डिफरेंट होगी, उनका लिबास डिफरेंट होगा, वहाँ पर जो काम करते हैं वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इसी तरह से ही अगर हम दूसरी तरफ बात करें गर्म इलाकों की तो वहाँ का खाना पीना, वहाँ का लिबास, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की बिल्डिंग्स और वहाँ के जो लोग काम करेंगे वो सब चीज़ें क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है जियोग्राफी। अब ये एक और तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जियोग्राफी इज़ द साइंस ऑफ प्लेसेस। जी, हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि हम जियोग्राफी के अंदर ज़मीन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो ज़मीन के बारे में जब एक्सप्लेन करेंगे हम लोग तो उसके अंदर जो डिफरेंट प्लेसेस
को भी हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस जो हैं वो कौन सी हैं? जियोग्राफी इज़ अ साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एरियल वेरिएशन एंड सिमिलैरिटीज़ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब एक और तरीके से एक्सप्लेन किया गया जियोग्राफी को। अब इसमें क्या है हमारे पास कि यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी जो ज़मीन है इसमें कुछ जगह ऐसी हैं जो कि एक दूसरे से सिमिलर हैं, कुछ जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। जैसे कि अब मैं ये इस इमेज के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखें ये माउंटेन्स हैं, इधर भी यहाँ पर भी, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है इसके अंदर क्या है? वाटर है, ठीक है। यहाँ पर देखें अगर आप ये ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है तो ये जो इधर है ये डेजर्ट हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट है। हमारी ज़मीन के ऊपर जो एरियल वेरिएशन आ रही है और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर वेरिएशन आ रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिमिलर हैं। अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो ये हमारी ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ माउंटेन्स हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी माउंटेन्स पाई जाती हैं हम ये कह सकते हैं कि वो सेम प्लेस है। जहाँ जहाँ पर डेजर्ट है हम ये कह सकते हैं कि वो सेम प्लेस के ऊपर है, ठीक है। जहाँ पर वाटर मौजूद है, मतलब कि ओशंस वगैरह हैं, तो ये क्या है? ये बॉडीज़ क्या हैं? सेम है। तो इसी तरह से ही जियोग्राफी के अंदर हम साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे के अंदर स्टडी करते हैं किसको? जो अर्थ की सरफेस हैं उनको हम स्टडी करते हैं, उसके अंदर कहाँ पर वेरिएशंस आ रही हैं और कहाँ पर सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। मेथड्स टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हमें पता चलता है ज़मीन के अंदर के बारे में कि ज़मीन कैसी है अंदर से, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको एक बात का पता होना चाहिए कि अभी तक जो ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है वो लिमिटेड है, वो महदूद है, ठीक है। अब ये महदूद क्यों है ये मैं बताऊंगी इन दोनों मेथड्स को पढ़ाने के बाद, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। हमारे पास मेथड्स हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। अब स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्ट मेथड्स कौन कौन से हैं? तो डायरेक्ट मेथड्स के अंदर हमारे पास आ जाती हैं माइनिंग, ड्रिलिंग एंड वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। माइनिंग क्या होती है? माइनिंग होती है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ज़मीन की खुदाई की जाती है काफ़ी नीचे तक ज़मीन से ज़रूरी अशिया निकालने के लिए, ठीक है। जैसा कि गोल्ड हो गया, आयरन, तांबा जिसको कहते हैं, कॉपर, और इसके अलावा सिल्वर, ठीक है। ये सब चीज़ों को निकालने के लिए ना माइनिंग की जाती है। अब यहाँ पर आपको सामने पिक्चर में शो हो रहा है कि ये एक बहुत काफ़ी बड़ा एरिया है ज़मीन का और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा ज़मीन के अंदर खुदाई की गई है, ठीक है। ये खुदाई क्यों की गई है? उसमें से इम्पोर्टेंट जो मटेरियल्स होते हैं ना उनको निकालने के लिए, ठीक है। तो एक मेथड ये हो गया कि हम ज़मीन की खुदाई करें और उससे हमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता चल जाए। लेकिन स्टूडेंट्स आपको बड़ी हैरानगी होगी ये बात जानते हुए कि अभी तक पूरी दुनिया में जो माइनिंग की गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3.9 किलोमीटर तक ही हो सकी हैं। इससे नीचे अभी तक कोई भी नहीं जा सका, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें कि ज़मीन की सरफेस से अंदर सेंटर तक ज़मीन का कितना एरिया है तो वो है 6,371 किलोमीटर, ठीक है। 6,371 किलोमीटर टोटल ज़मीन की सरफेस से ज़मीन के सेंटर तक का जो है ना हाइट आ जाती है, ठीक है। जबकि माइनिंग का मैंने क्या बताया, माइनिंग में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी तक 3.9 किलोमीटर ही हम लोग खुदाई कर सके हैं, जिसका मतलब यह है कि माइनिंग का तरीका भी ठीक नहीं है जिसके ज़रिए से हम ज़मीन के बारे में पता लगा सकें कि ये कितनी गहरी है या अंदर से इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसका मतलब कि माइनिंग का जो मेथड है ये भी नाकाम हुआ ज़मीन की डेप्थ के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग में क्या होता है हमारे पास कि ये आप पिक्चर देख रहे हैं कि ये दो अगर आप पिक्चर्स को देखें तो यहाँ पर आप देखें कि ज़मीन के अंदर काफ़ी नीचे तक एक बारीक सा सुराख, सुना होगा कि गैस और जो हमारे पास आता है पेट्रोलियम वगैरह यूज़ करते हैं ये भी हमें ज़मीन के नीचे से मिलता है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए भी इस तरह से ड्रिलिंग वगैरह की जाती है, पाइप्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी प्रेशर के ज़रिए से बाहर निकाला जाता है। लेकिन ये अभी जानकर आपको हैरानगी होगी कि ड्रिलिंग जो हम लोगों ने अभी तक दुनिया में जितनी भी ड्रिलिंग की गई है
ठीक है, ज़मीन के अंदर काफ़ी नीचे नीचे गहरा सुराख जो बनाया गया है, उसमें भी अभी तक सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही हम नीचे जा सके हैं, इससे ज़्यादा नीचे हम लोग नहीं जा सके। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये दोनों मेथड्स ही नाकाम है। ठीक है, माइनिंग और ड्रिलिंग, ये दोनों मेथड से ही हम ज़मीन के इंटीरियर के बारे में पता नहीं लगा सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वोल्केनिक इरप्शन। अब वोल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, ये अपने पिक्चर आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये आप लोगों ने रियल लाइफ में तो नहीं देखा होगा, लेकिन आपने वीडियोस वगैरह में या टीवी में ये चीज़ देखी होगी या ख़बरों में सुना होगा कि फ़लाँ जगह पर जो है ना लावा निकला है। ठीक है, आतिश फिशा मवाद जो है वो निकला है। अब ये क्या चीज़ है, ये आपके पास ना पिघला हुआ मटेरियल है, पिघली हुई रॉक्स हैं ये। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़मीन के नीचे होती हैं और बाद में जब उनका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो प्रेशर की वजह से बाहर निकलने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये पिघली हुई रॉक्स हैं असल में तो, लेकिन ये देखने में ऐसे ही लगता है जैसे कि आग का गोला हो, कोई आग है जैसा कि। ठीक है, तो वोल्केनिक इरप्शन, अब ये क्या, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। असल में ये जो है ना हमारे पास मेंटल का पार्ट है ये। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग जब इसकी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। अब ये वोल्केनिक इरप्शन जो है, इससे हमें कैसे मदद मिलती है उसकी गहराई का पता लगाने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया है कि वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो वो असल में पिघली हुई रॉक्स होती हैं जो कि ज़मीन के नीचे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से बाहर आ जाती हैं। ठीक है, तो जब ये बाहर आती है ना स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, जब ये ठंडी हो जाती हैं तो हम इनकी रॉक्स का सैंपल लेते हैं और उनको स्टडी करते हैं। फिर जब हम उनको स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ज़मीन के कितने नीचे ये मवाद मौजूद था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से भी हमें मदद मिलती है ज़मीन के इंटीरियर के बारे में जानने में। क्लियर? अब ये तीनों मेथड्स जो हमने पढ़े हैं ये डायरेक्ट मेथड्स थे स्टूडेंट्स, माइनिंग, ड्रिलिंग और वोल्केनिक इरप्शन, जिसमें से माइनिंग और ड्रिलिंग जो है ये वाले नाकाम हमारे पास सोर्स थे जिससे हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल सका, क्योंकि हम लोग ड्रिलिंग और माइनिंग बहुत ही कम जो उसकी गहराई थी वहाँ तक ही हम माइनिंग और ड्रिलिंग कर सकें। ठीक है, तो जबकि वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है ज़मीन के इंटीरियर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट मेथड्स कौन कौन से हैं? साइंटिस्ट टेक्स हेल्प फ्रॉम अर्थक्वेक वेव्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स, जो पहले वाले हम लोगों ने मेथड्स पढ़े हैं ना वो डायरेक्ट मेथड्स हैं। ठीक है, जबकि ये वाले जो मेथड्स हैं ये हैं हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड्स। अच्छा, ये जो हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड्स हैं ना, ये डायरेक्ट मेथड्स की निस्बत ज़्यादा यूज़फुल हैं ज़मीन के इंटीरियर को समझने के लिए। अर्थक्वेक वेव्स, अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इनडायरेक्ट मेथड से उसमें से हमारे पास फर्स्ट आ जाता है अर्थक्वेक वेव्स। ठीक है, अर्थक्वेक क्यों आता है और ये हमारी ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानने में कैसे हेल्प करता है, इसको समझते हैं। ठीक है, सिस्मिक वेव चेंज देयर स्पीड एंड डायरेक्शन व्हेन दे मूव फ्रॉम वन टाइप ऑफ मटेरियल टू अनदर। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि हमारी ज़मीन के नीचे ना टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स भी हमारा एक टॉपिक है, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लें कि टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं और ये टेक्टोनिक प्लेट्स मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मूव करती हैं। ठीक है, जब ये मूव करती हैं ना, ठीक है, तो अपनी जगह से ये अपनी जगह छोड़ के साइड भी हो जाती हैं। तो इनके मूव करने की वजह से जो हमारे पास ज़मीन है वो उसके अंदर जो है ना वो ख़राबी होना शुरू हो जाती है, वो डीफॉर्म होने लग जाती हैं, वो टूटने लग जाती हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर अर्थक्वेक आया है, ये इसका सेंटर है, तो उसके इर्द गिर्द किस तरह से डीफॉर्मेशन उसकी लेयर्स के अंदर हो रही है, ज़मीन की लेयर्स में। ठीक है, अब दूसरी इसमें ये वाली अगर इमेज आप देखते हैं तो ये अगर इसका सेंटर है, ठीक है, अर्थक्वेक का ये सेंटर है, तो इसमें देखें क्या हो रहा है कि जहाँ पर इसका सेंटर है उसी के आसपास कुछ रेडिएशन निकल रही हैं। ठीक है, उसके इर्द गिर्द क्या हो रही हैं, रेडिएशंस जो है ना वो क्रिएट हो रही हैं। अब ये रेडिएशंस क्या हैं,
इन रेडिएशन को हम वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, या हम इनको एनर्जी वेव्स कह सकते हैं, और या हम इनको सेस्मिक वेव्स भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो जब इससे हमें क्या समझ आ रही है कि जब हमारे पास ज़लज़ला आता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है, वो क्यों आता है? टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो हमारी ज़मीन की लेयर्स हैं वो क्या होती हैं? डीफॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इनके डीफॉर्म होने की वजह से क्या होता है कि जहाँ पर अर्थक्वेक आता है उस पॉइंट के इर्द गिर्द क्या होता है कि रेडिएशंस निकलने लग जाती हैं। अब ये जो रेडिएशंस हैं इनको हम सेस्मिक वेव्स बोलते हैं, इनको हम वाइब्रेशंस भी कह सकते हैं, इनको हम एनर्जी वेव्स भी कह सकते हैं। अब क्या होता है, ये जो अब मूव कर रही है ना, ये जो रेडिएशन जो निकल रही हैं इसमें से, अब जब ये मूव करेंगी ना, तो जब ये सॉलिड में से पास करेंगी या लिक्विड में से पास करेंगी, जब ये डिफरेंट मटेरियल्स में से पास करती हैं तो उसमें से उसकी वजह से इसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, क्या होता है कि जब ये डिफरेंट मटेरियल्स में से पास करती है ना, जैसे कि सॉलिड में से पास करती है या लिक्विड में से पास करती है, तो इसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया होता है कि हम लोगों ने ज़मीन के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो रखा होता है जो कि मेजर करता है कि अर्थक्वेक की शिद्दत कितनी सी। ठीक है, तो उसकी इसका मतलब ये है कि उसकी रेडिएशंस की जो है ना एनर्जी उसको मेजर करता है। अब उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है सिस्मोग्राफ, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ क्या करता है, वो मेजर करता है इन रेडिएशंस की स्पीड और डायरेक्शन को, कि ये अगर सॉलिड में से पास कर रही हैं तो इसकी स्पीड और डायरेक्शन क्या है, और अगर ये लिक्विड में से पास कर रही हैं ये वाली रेडिएशंस तो उसकी जो स्पीड है और डायरेक्शन क्या बन रही है। ठीक है, तो जब हम मेजर कर लेते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि ज़मीन के अंदर कितनी गहराई तक जो है हमारे पास सॉलिड मटेरियल है, और उससे आगे कितनी जो है गहराई है वहाँ पर हमारे पास लिक्विड मटेरियल है। ठीक है, तो इससे हमें समझ आई आपको कि किस तरह से हम अर्थक्वेक वेव्स को मेजर करके ज़मीन की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि कहाँ पर हमारे पास सॉलिड मटेरियल मौजूद है और कहाँ पर लिक्विड मटेरियल मौजूद है। ठीक है,